नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष डिजिटल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया, जो लोकसभा में पास भी हो गया। यह बिल इस साल 13 फरवरी को पेश किए गए नए इनकम टैक्स बिल 2025 का रिवाइज्ड एडिशन। इस संशोधित बिल में वैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमेटी द्वारा की गई ज्यादातर सिफारिशों को शामिल किया गया। इनकम टैक्स बिल 2025 सभी जगहों से पास होने के बाद एक्ट यानी कानून बन जाएगा और मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह ले लेगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि यह नया इनकम टैक्स बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसे तैयार करने में काफी समय लगा। इसके साथ ही डिजिटल युग की जरूरतों को उसके अनुसार इसे ढाला भी गया है। वहीं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जैसे ऑप्शंस को खत्म करके टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट शुरू किया जाएगा। अब क्या है न्यू इनकम टैक्स बिल, इसके आने से क्या क्या बदलेगा, किसको फायदा होगा या नुकसान? इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसने प्रॉपर्टी डिस्कशन से जुड़े नियम को आसान बनाया है। पूरे मसले को आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आज के इस लाइव में चर्चा में यानी शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो से जगमोहन सिंह, टैक्स एंड कैश फ्लो एक्सपर्ट। सर, आपका टीवी9 भारतवर्ष पर बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आई एम फीलिंग थैंकफुल और पूरी तरह से हम तैयार हैं इस विषय में बात करने के लिए, जो बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है जो फाइनेंस बिल 2025 लेकर आए हैं। जी, सबसे पहले आपसे ओपनिंग रिमार्क लेना चाहेंगे सर, क्या है ये न्यू इनकम टैक्स बिल 2025? आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो आया था सर, उसके अंदर जो भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोवाइडेड, हैंसफोर, देयर टू, सब्जेक्ट टू, यहाँ पर ना भाषा बहुत आसान हो गई है। इतनी आसान भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि जहाँ पर पहले 819 सेक्शन थे उसकी जगह पर 536 सेक्शन रह गए हैं। 47 चैप्टर की जगह अब 23 चैप्टर ही हैं और अब चीज़ों को करना बहुत आसान हो गया है। यहाँ तक कि इस वाले बिल के अंदर फार्मूले भी दे दिए गए हैं। तो अब खुद अगर कोई अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहता है, कैलकुलेशन करना चाहता है, उसके अंदर आसानी बहुत ज़्यादा हो गई है जी नए फाइनेंस बिल के अंदर। सर, इनकम टैक्स रिटर्न देर से भरने पर भी कहा जा रहा है कि टीडीएस रिफंड का क्लेम जो है वो भी किया जा सकता है। इस बात में क्या असंतुष्टि है? प्लीज इसको भी क्लियर कीजिए। देखिए, ऐसा है, एक सेक्शन है 263 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, जिसमें कहा गया था कि अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हो तो अगर आपका कोई टैक्स बनता है ना तो सिर्फ वही जमा करा सकते हो, लेकिन अगर कोई रिफंड है तो वो क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन फाइनेंस बिल 2025 के अंदर उस वाले सेक्शन को अब जब 11 फरवरी को रखा और बाद में विड्रा किया ना, विड्रा करने के बाद ये वाला सेक्शन भी हटा लिया गया। इसकी इंटरप्रिटेशन आज की डेट में यह निकल के आ रही है, क्योंकि इसको हटाया गया है इसलिए आप रिफंड भी क्लेम कर पाओगे। लेकिन मैं यहाँ पर ना आपको सावधानी दे जाना चाहूँगा, ये अभी इंटरप्रिटेशन निकाली जा रही है कि पूरा का पूरा हिस्सा निकालने की वजह से, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही ये पूरी तरह से लागू होगा, रूल्स आएंगे। आज की स्थिति में क्लैरिटी ये है कि रिफंड क्लेम किया जा सकता है। जी सर, आपसे चर्चा हम लोग कर रहे थे, आप बहुत अच्छा डेटा बता रहे थे कि विशाल, पहले देखिए 1961 वाले एक्ट में आप जो कह रहे थे इनकम टैक्स वाला एक्ट है, उस समय बहुत पेचीनियाँ थी, तमाम तरह के शेड्यूल्स की आपने बात की, तमाम तरह के चैप्टर्स बताए, और अब कितना वो चीज़ स्ट्रीमलाइंड हो गया है। एक बार फिर हम आपसे अनुरोध करेंगे कि उस डेटा को बताइए ताकि लोगों को समझ में आए कि चीज़ें कितनी बदल गई। डेटा मैं इस तरह से बताना चाहूँगा कि देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सबसे पहले तो क्या है, एक्ट है। अब एक्ट के हिसाब से काम करने के लिए इनकम टैक्स रूल्स 1962 है, तो रूल को फॉलो करना है। अब रूल को फॉलो करने के लिए रिस्पेक्टिव फॉर्म्स दिए गए हैं। फॉर्म्स के आगे सर्कुलर, नोटिफिकेशन और ना जाने 1961 से लेके अभी तक कितने ही केस लॉस हो सके हैं। जब किसी को पढ़ना है तो सबको एक साथ में पढ़ना होगा, तो इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। और मजे की बात यह है कि जब से इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया है से लेके कल शाम तक 4000 से ज़्यादा अमेंडमेंट आ चुकी हैं। ओह माय गॉड। मतलब कि अगर आप किसी को कैश पेमेंट करना चाहते हैं ना, तो आप सेक्शन पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको क्या सुनाई देगा कि सेक्शन 40A3 रेड विद रूल 6DD सब्जेक्ट टू द सर्कुलर इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फार्मर।
अब आम इंसान तो बुखला ही जाएगा, उसके लिए तो कोई ना कोई वकील, कोई टैक्स एक्सपर्ट, कोई क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए जो सभी बिंदुओं को पढ़े और सोने पे सुहागा जो कुछ लिखा भी हुआ है उसके ऊपर किसी ना किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी होगी और नलीफाई हो चुका होगा। परेशानियां इतनी थी, आप मान के चलो 819 सेक्शन, 47 चैप्टर इनकम टैक्स एक्ट में है। अब क्या कर दिया है, लैंग्वेज सिंपल कर दी है, आम बोलचाल की भाषा कर दी है, सेक्शन 536 कर दिए हैं, चैप्टर सिर्फ 23 कर दिए गए हैं, साथ में फार्मूले भी दे दिए गए हैं। ये बड़ा एक टेंजिबल विजिबल परिवर्तन है। और 5 लाख उसका वजन आप देखोगे ना, 5 लाख शब्द हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर और इसके शब्दों की संख्या 2,48,000 है। जी, तो बहुत कम हो गया है सर, और चीज़ें अब आसान से सरल भाषा में लोगों को समझ में भी आएगी। अब सर चलते हैं आगे, अपने दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। सर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख भी नज़दीक आ रही है। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख जो है 15 सितंबर 2025 कर दी है। पहले सर ये जो तारीख थी वो 31 जुलाई थी, जिसे बाद में बढ़ाया गया था। सर अगर किसी ने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसको आपकी क्या सलाह होगी? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो फाइल कर दीजिए, 15 सितंबर लास्ट डेट है और उसके फ़ायदे ही बहुत हैं। अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपकी कंप्लायंस हो रही है, कल को आपने कोई वीज़ा अप्लाई करना है, कोई लोन है, कोई गाड़ी है, कोई कार है, जो भी चीज़ें हैं, देखो इनकम का प्रूफ तो यही माना जाएगा ना। कल आप फैमिली के साथ फॉरेन ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको अपने ऑथेंटिक इनकम की जो डॉक्यूमेंटेशन दिखानी है, उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण सोर्स है इनकम टैक्स रिटर्न। तो ज़रूर फाइल कर देना चाहिए 15 सितंबर 2025 से पहले। जी, अब चलिए सर, तो आपने बता दिया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए डेडलाइन का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में कई गलतियां भी हो सकती है। इस बीच बहुत से लोग सर ड्यू डेट और लास्ट डेट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। ड्यू डेट और लास्ट डेट सुनने में भले ही सर जुड़वा लगता हो सब, लेकिन इसके मायने, असर और फायदे जो है, नुकसान भी कह लीजिए, अलग अलग होते हैं। सर सबसे पहले आपसे ड्यू डेट और लास्ट डेट क्या होता है, इसमें क्या फ़र्क होता है, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे सर। देखिए ऐसा है, ड्यू डेट तो वो है, जैसे कि ओरिजिनली इसकी ड्यू डेट 31 जुलाई थी, तो इस 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर देना चाहिए। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के डाटाबेस में परिवर्तन आ रहा था तो उसके लिए उन्होंने इसको बढ़ा के 15 सितंबर कर दिया। तो 15 सितंबर एक ड्यू डेट है, जिससे पहले अगर हम अपनी इनकम की रिटर्न को फाइल कर देते हैं तो हमारे ऊपर कोई इंटरेस्ट, पेनल्टी या कोई भी नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होता है। अब इसके ऊपर आप किसी वजह से छूट गया, क्या छूट गया, ड्यू डेट छूट गई 15 सितंबर की, तो फिर इसको आगे 31 दिसंबर तक भी फाइल किया जा सकता है। तो वो जो है वो रिटर्न जो है आपको उसको और पेनल्टी देनी पड़ेगी कि मान लीजिए आप अगर 1,000 रुपया एक्स्ट्रा जमा कर आप उसको फाइल कर पाएंगे तो वो आपकी बिलेटेड रिटर्न कहलाएगी। लेकिन अगर इसके भी आप तारीख को छोड़ देते हो, लास्ट डेट को 31 दिसंबर की, उसके बाद अभी जो कानून चल रहा है इनकम टैक्स 1961 के हिसाब से, तो फिर उसके बाद भी आप फाइल कर सकते हो रिटर्न को। लेकिन अगर कोई रिफंड बनता है ना, वो नहीं मिलेगा। तो आपको अगर कोई टैक्स बनता है तो वही आप उसके बाद में वो रिटर्न को फाइल कर पाओगे। तो कई तरह के अधिकार आपके हाथों से छिन जाएंगे। तो ड्यू डेट और लास्ट डेट 31 दिसंबर और 15 सितंबर। अब सर कुछ बेसिक सवाल हैं, उनका मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूं। हमारे व्यूअर्स बहुत भारी तादाद में जुड़ भी रहे हैं। आप समझना चाहेंगे सर कि ITR क्या होता है, एकदम बैक टू द बेसिक्स, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका कहना है कि सर देखिए, इस बार के बजट में सरकार ने ऐलान कर दिया कि 12 लाख तक की अगर आपकी कमाई है तो टैक्स जीरो, सैलरीड हैं तो 1275 वो लिमिट हो गए। तो अब कुछ लोगों का कहना है कि हम तो भाई उस लिमिट में आते ही नहीं हैं, तो क्या हमें ITR भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए? उसके भी अलग पंचायत है। कहा जाता है कि ITR फाइलिंग भी अपने आप में एक टफ काम है, खुद से करिए तो समझ नहीं आता, और अगर किसी एक्सपर्ट को पकड़िए तो मोटा पैसा देना पड़ता है। तो एक एक सवाल का हम आपसे जवाब लेना चाहेंगे। सबसे पहले समझाइए सर कि व्हाट इज ITR? देखो, ITR की फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि हमने जो इनकम कमाई है ना, अब चाणक्य नीति जो कई सालों से अर्थशास्त्र के समय से चलती आ रही, जिसको भारत सरकार ने भी अडॉप्ट किया है, तो इनकम है तो टैक्स है। डेथ एंड टैक्स दो ही चीज़ें हैं जो सर्टेन है, बाकी तो सब। तो इनकम कमा रहे हैं तो टैक्स देना है।
अब जब टैक्स देना है तो कहीं पर तो कुछ रिटर्न में लिखना होगा ना, कुछ तो कोई फॉर्म भरना होगा। तो जिस फॉर्म को भरकर इसको जमा कराया जाता है कि मैंने इतनी इनकम कमाई, जिसके ऊपर कैलकुलेशन के फार्मूले दे रखे हैं, मेरा जो बनता है उसको जमा करवाना इनकम टैक्स रिटर्न कहलाता है, जो हर किसी के लिए ज़रूरी है। अगर कोई भारत में है, चाहे भारत में नहीं है, चाहे वो रेजिडेंट है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, लेकिन अगर पैसा कमाने का संबंध भारत के साथ में है, जिसको एक टेक्निकली शब्द होता है इनकम एक्रूड एंड अराइज इन इंडिया, और हम रेजिडेंट हैं तो करनी है, नॉन रेजिडेंट है, भारत से संबंध है, तो जो भी इनकम कमाई है उसको हमने बताना है मैंने इतनी इनकम कमाई है। तो इसके लिए हर किसी को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो गया है, जिसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे कि इंडिविजुअल्स हैं, अब इंडिविजुअल हैं, सैलरी मिलती है, नौकरी है। अब आप तो कहोगे कि मेरा टीडीएस कट गया, जहाँ पर मैं नौकरी करता हूँ वहाँ पर तो टैक्स कट गया, अब मुझे क्यों बताना है, कट तो गया, कितनी बार कटवाऊंगा। लेकिन सुनिए, इनकम कोई सिर्फ सैलरी इनकम थोड़ी होती है। आप देखिए 5 तरह की इनकम के हेड बताए गए हैं। पहला कौन सा है, सैलरी की इनकम है। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, हो सकता है आपने घर किराए पे दिया हो, अगर घर किराए पे नहीं भी दिया हुआ तो आप खुद भी उसमें रहते हो, अगर एक से ज़्यादा घर है ना आपके पास, तो एक तो मान लिया जाएगा आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन दूसरा चाहे आपने किराए पे दिया चाहे नहीं दिया, भारत में कानून है, ये मान लिया जाएगा कि वो किराए पे दिया हुआ है, डीम्ड टू बी नोशनल इनकम ऐड हो जाएगी। तीसरा कैपिटल गेन, मान लीजिए आप कहते हो सैलरी आती है, कुछ हमने एसआईपी करा रखी है, म्यूचुअल फंड करा रखे हैं। अब यानी कि शेयर्स म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाते हैं और उसको जब बेचा जाता है तो उसके ऊपर एक गेन क्रिएट होता है, जिसको कैपिटल गेन कहते हैं। तो कैपिटल गेन की इनकम हो गई। इस तरह से देखा जाए, अगर आप कोई बिजनेस भी करते हैं, मान लीजिए ट्यूशन पढ़ा दिया आपने, वो तो बिजनेस इनकम हो गई ना, या आपने कोई साइड इनकम भी आपकी आ रही है, या फुल फ्लेज बिजनेस ही कर रहे हैं, तो अंडर द हेड बिजनेस की जो इनकम आएगी वो भी टैक्सेबल है। और आपने एफडी करा दी, उसका कोई इंटरेस्ट मिला, तो इनकम आपकी अदर सोर्स से भी हो सकती है, किसी भी सोर्स से हो सकती है, कोई कमीशन से हो सकती है। यानी कि 1 2 3 4 5, जब पांचों इनकम को ऐड किया जाएगा तो टोटल इनकम आपकी बनेगी। अब उस इनकम के हिसाब से रेट बता रखे हैं जी, तो उस हिसाब से हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में देके, अगर जितना टीडीएस कट चुका है तो अच्छी बात है, बाकी जितना बचा है और एडवांस टैक्स हमें जमा कराना होता है, नहीं कराया तो रिटर्न करने से पहले सेल्फ असेसमेंट टैक्स के साथ में उसको हमने जमा करा देना है, ताकि मैंने अपनी टैक्स की कंप्लायंस को पूरा कर दिया जी। अब सर अगला सवाल ये है कि आईटीआर भरने के लिए क्या क्या करना होता है? आईटीआर भरने के लिए सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आप खुद पर्सनली सेल्फ अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हो जी। उसके लिए सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप चले गए incometaxindia.gov की साइट पे चले गए, वहाँ पर आपको एक फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, आप एक सैलरीड क्लास एम्प्लॉई हो और आपकी थोड़ी बहुत रेंटल इनकम भी आती है, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी में लॉस नहीं है, और थोड़ी बहुत आपकी एफडी की इंटरेस्ट की इनकम भी आ जाती है। तो अब आपने अपनी इनकम को रिटर्न फाइल करने के लिए जो जो चीज़ें मिल रही हैं, जैसे सैलरी है तो आपको फॉर्म 16 मिला होगा अपनी कंपनी में से, सैलरी सर्टिफिकेट तो मिलता ही है हर महीने, साथ में साल खत्म होने के बाद आपकी कंपनी जो है आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट देती है सर। वैसे तो जब आप अपना पैन नंबर डाल के उस साइट के ऊपर, वो यूज़र आईडी कहलाता है, उसका पासवर्ड डाल के, अगर नहीं है तो आधार से मोबाइल से आ जाएगा, वो आपने ओटीपी से डाला तो आपका अकाउंट खुल गया। तो वहाँ पर जितना भी आपका टीडीएस कटा हुआ है वो इनकम टैक्स की साइड पर भी दिखाई देता है जी। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लिए, तो सैलरी सर्टिफिकेट ले लिया। अगर आप सेविंग अकाउंट मेंटेन करते हो तो देखो आपके सेविंग अकाउंट के अंदर ब्याज कितना मिला है, तो ब्याज की भी तो इनकम है ना, वो दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी उसको भी आपने दिखाया, जोड़ा, पूरा हिसाब किताब बनाया, फॉर्म को फिलअप किया और सबमिट का बटन दबाया। अगर उसमें से टैक्स बनता होगा तो ये फॉर्म कैलकुलेट कर देगा, तो फिर आपको पेमेंट करने के लिए पेमेंट गेटवे के ऊपर लेके चला जाएगा। तो कई तरह के पेमेंट गेटवे हैं, तो वहाँ पर जितने भी टैक्स की कैलकुलेशन आई वो आपने टैक्स जमा कराया, उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट चालान। वो आपने जमा कराया और आपकी रिटर्न इस तरीके से फाइल हो जाती है जी। अब सर जैसे ही आपने फॉर्म 16 बोला ना, मेरे मन में एक सवाल आ गया सर, कई लोगों को इस बात का कंफ्यूजन है कि फॉर्म 16 वर्सेस फॉर्म 26AS, इसको लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन था। इसको लेकर हम लोग ने तमाम स्टोरीज भी की सर, आपसे समझना चाहते हैं क्योंकि आप इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ये होता क्या है सर फॉर्म 16 और 26AS वाला मामला, पेज क्या है? फॉर्म 16
कौन देगा? आपका एम्प्लॉयर देगा। एम्प्लॉयर कौन? जहां पर आप नौकरी करते हो जी। इसका मतलब ये हुआ कि जहां हम नौकरी करते हैं, हमारा जो ओनर है, एम्प्लॉयर है, उसने जो हमारी सैलरी के ऊपर जो टीडीएस डिडक्ट करके अपनी रिटर्न्स वगैरह फाइल कर रखी हैं, उसके बदले में एक फॉर्म के अंदर, जो कि ट्रेसेस की वेबसाइट से उन्होंने डाउनलोड किया होगा, आजकल तो ऑनलाइन है सारा, तो वो फॉर्म 16 किसने दिया? आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया, तो वो फॉर्म 16 कहलाता है। जो आपके पास डिजिटल फॉर्म के अंदर में आएगा, आपको ईमेल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा या हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट दिया जाएगा। कौन देगा? आपका एम्प्लॉयर। आपका तो क्लियर हो गया। तो फॉर्म 16 तो एम्प्लॉयर के देने की जिम्मेदारी है। तो फिर ये 26 AS क्या है जी? नाम देखिए, 26 AS, ये एक जानकारी है। जितना भी आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, ये आपके अपने खुद के इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर पड़ा हुआ एक फॉर्म है जिसका नाम है 26 AS। तो आपने क्या किया? गवर्नमेंट की वेबसाइट पे गए, पैन नंबर डाला, यूज़र आईडी डाला, तो आपका अपना माई अकाउंट खुल गया। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही उसका स्क्रॉल डाउन खुलेगा तो वहाँ पर एक लिखा आ रहा होगा 26 AS। क्या मतलब होता है इसका? यानी कि पिछले पूरे साल के अंदर कहीं से भी आपको कोई इनकम आई है जहाँ पर आपके पैन नंबर को मेंशन किया गया था, तो वो सारी जानकारी यहाँ पे एकत्रित हो गई। इसके अंदर जो फॉर्म 16 का टीडीएस कटा है ना, उसकी भी जानकारी होगी। क्यों? क्योंकि पैन नंबर तो आप ही का ही है। उसी तरीके से मान लीजिए बैंक में आपने एफडी कराई है, तो एफडी के ऊपर टीडीएस कट गया। जब एफडी पे टीडीएस कट गया, बैंक वालों ने पैन नंबर तो आपने वहाँ पे दे रखा है, तो वो भी जानकारी आ गई। यानी कि फॉर्म 26 AS आपका खुद का एक ऐसा फॉर्म है जो आपके पोर्टल पे मिलता है, जिसमें आपके द्वारा कमाई गई पूरी की पूरी जानकारी उपलब्ध होती है। ओके। बस उपलब्ध होती है वहाँ जी। अब सर हमारे साथ कुछ व्यूवर्स जुड़ गए हैं। अब मयंक पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सर, उनके भी सवाल को ले लेते हैं सर। ठीक है। नमस्कार सर। हाँ मयंक जी नमस्कार, TV9 डिजिटल पर आपका स्वागत है। मेरा सवाल ये है कि मैंने पिछले साल जो टाइमलाइन थी वो मिस कर दी और मैं इस साल भरना चाहता हूँ, तो क्या मुझे एक सीए की हेल्प लगेगी या फिर मैं स्वयं भर सकता हूँ? आप स्वयं भी फाइल कर सकते हैं। ITR U हो गया आपके लिए एप्लीकेबल। पिछले साल की टाइमलाइन का मतलब है कि आपको 31 जुलाई 2024 तक भरनी थी, आप भर नहीं पाए। तो अगर नहीं भर पाए तो समय कितना मिला आपको? 31 दिसंबर तक का, वो भी निकल गया। अब जो समय चल रहा है वो ITR U का समय चल रहा है। तो आप खुद पोर्टल पे जाएं और वहाँ पर अब ITR 1 नहीं जाएगा, 2 नहीं जाएगा, U जाएगा। वहाँ पर आप अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई रिफंड बनता है TDS का, तो रिफंड नहीं मिलने वाला, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, जो नया कानून आ गया है जो कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, उसके अंदर रिफंड का प्रावधान है, लेकिन आप कर तो सकते ही हैं रिटर्न फाइल अपनी। जी। अब सर ITR की बात हो रही है तो आपसे हम समझना चाहेंगे कि किन लोगों को ITR भरना जरूरी होता है या फाइल करना चाहिए? देखिए, सेक्शन 139(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार क्या बात है कि आपकी अगर इनकम टैक्सेबल है ना जी, तो आपको रिटर्न फाइल करना है। टैक्सेबल नहीं है तो नहीं फाइल करना। जैसे कि अगर 7 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है तो कोई टैक्स ही नहीं बनता जी। आप कहोगे 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं बनता। देखिए ऐसा है, 7 लाख से ऊपर टैक्स तो बनता है जी। लेकिन एक विशेष प्रकार की छूट दी गई है कि ऊपर का जो 60,000 रुपये का टैक्स मिलता है ना, वो डिडक्शन के द्वारा माइनस में चला जाता है। तो यानी कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी, जरूरी बहुत ज़्यादा है। अगर इससे कम है, 6 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख है इनकम, तो रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं। लेकिन फिर भी हम रिकमेंड करते हैं कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए ताकि आपके पास इनकम का प्रूफ बने जी। ताकि आपको अपने कोई लोन अप्लाई करना है, कोई गाड़ी लेनी है, कोई वीज़ा अप्लाई करना है, वो सब चीज़ों के लिए हम फिर भी रिकमेंड करते हैं। बाकी ज़रूरी नहीं है बिलो टैक्सेबल लिमिट। जी। अब हमारे साथ सर दूसरे व्यूअर जुड़ गए हैं, अनुराग जी। हाँ अनुराग जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अनम्यूट कीजिए आप प्लीज़, अपना सवाल पूछिए। अनुराग जी। हाँ, नेक्स्ट व्यूअर की तरफ हम लोग चलेंगे। नितिन जी आपको मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार।
प्लीज अपना सवाल सर पूछिए। आ रही है आवाज? हाँ प्लीज सर। सर कंपनीज की आईटीआर बनने की लास्ट डेट क्या है? कंपनी की आईटीआर भरने की लास्ट डेट सर। अच्छा, कंपनी से आपके कहने का मतलब है कि या तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या वो एलएलपी कंपनी है, ऐसा कह रहे हैं आप? सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सर। हाँ, तो उसकी जो नॉर्मल रिटर्न फाइल करने की डेट होती है वो 30 सितंबर डेट होती है। जी जी। अब सर आप आईटीआर फाइलिंग की बात कर रहे थे सर, तो आप कह रहे थे कि लोगों को भरना चाहिए। क्या फ़ायदे हैं सर, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि वैल्यू एडिशन हमें मिले तब मैं कोई काम करूं, तो आपसे समझना चाहेंगे कि आईटीआर फाइल करने पर उनके क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। देखिए, आईटीआर फाइल करने का सबसे पहला तो ये फ़ायदा है कि आज की डेट में इनकम का प्रूफ, ऑथेंटिकेटेड प्रूफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही आपको दे सकता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रूफ अगर आपको चाहिए तो वो तो इनकम टैक्स रिटर्न है, क्योंकि आपने उस रिटर्न को भरा, बनाया, फाइल किया, सबमिट किया और उसके बदले में आपका 143(1) के अंदर इंटीमेशन भी आपके पास आ जाती है, जो कि एक वैलिड प्रूफ है जी। अब इस प्रूफ का कई जगह के ऊपर इस्तेमाल होता है, ना जाने कितनी सरकारी योजनाएं भी आती हैं जहां पर हमें अपना इनकम का प्रूफ दिखाना होता है, तो दिखाना पड़ेगा इनकम टैक्स की रिटर्न। लोन के लिए अप्लाई करो तो 3 साल की रिटर्न मांगते हैं, विदेश यात्रा करनी हो तो वीज़ा प्रोवाइड करने के लिए रिटर्न मांगते हैं। इस तरह से ये इनकम प्रूफ, मैं कहना चाहूँगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपका सोर्स, ये फ़ायदा रहता है उसका जी। अब हमारे साथ सतीश जी जुड़ गए हैं। आप तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने कैमरे को ओपन करिए, अगर माइक अगर आपका म्यूट है तो उसको अनम्यूट कीजिए और तब अपने सवाल पूछिए। तो सतीश जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कैमरा ऑन कीजिए और अपने सवाल पूछिए। सतीश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके। सर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर आईटीआर कब भरना होता है ये भी आप बताइए सर। अभी तो हाल फिलहाल में हम लोगों ने बात कर ली कि डेडलाइन है 15 सितंबर के आसपास। उससे पहले अगर ये तो मान लीजिए कि लोगों को जल्दबाजी होती है, लोग बहुत सारे कामों में फंसे रहते हों, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से तमाम अच्छे से अगर हम मुझे टैक्स की प्लानिंग करनी हो तो कब तक ये काम हम निपटा लें? देखिए, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप देखो अपने 26 AS फॉर्म के अंदर जाकर कि वहाँ पर जितनी भी आपकी इनकम, आपको मालूम है कि ये मैंने एफडी करा रखी थी, उसके ऊपर इंटरेस्ट है, तो उसका टीडीएस वहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा जी। आपके एम्प्लॉयर ने आपको फॉर्म 16 दे दिया, कई बार एम्प्लॉयर टीडीएस जमा नहीं कराते, बिलेटेड कर देते हैं या करेक्शन स्टेटमेंट फाइल कर देते हैं। तो इन सब लोगों को अपनी सारी कार्रवाई करने का जो समय मिलता है 15 जून तक का मिलता है जी। तो ऐसा है, तो आप चाहें तो अप्रैल का महीना निकलने दें, मई का महीना निकलने दें, लेकिन किसी भी हालत में 15 जून या उसके बाद आप अपनी रिटर्न फाइल कर ही दें। देखो, टाइम पर फाइल करेंगे, सारी डिटेल आपके पास अवेलेबल हो जाएगी और आपका जो रिटर्न फाइल करते साथ ही अगर कोई रिफंड प्रोसेस होना है ना, आजकल तो 7 दिनों के अंदर रिफंड प्रोसेस हो जाता है। इधर आपने रिटर्न फाइल की और उधर से आपका रिफंड आ गया। जब आपको मालूम है कि मेरी सारी जानकारी पूरी है और मई के महीने के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन 26 AS के अंदर भी दिखाई दे रही हैं, तो देरी किस बात की? आप रिटर्न फाइल कीजिए, फ्री होइए। क्योंकि अगर आप लास्ट डेट का इंतजार करेंगे तो पहला नुकसान, कई बार उस समय पर सर्वर स्लो हो जाता है, एग्जैक्टली सर, अपलोड नहीं हो पाती। सारी दुनिया, पूरा भारत ही ऐसा लगता है कि वो आखिरी तारीख का इंतजार कर रहा है कि कब दिवाली मनाई जाए जी। तो वहाँ पर कई बार गलती होने के चांस हो जाते हैं, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में कई सारी इनकम होती है जो हम नहीं एडजस्ट कर पाती, और बाद में जब वहाँ पर 143(1) की इंटीमेशन आ जाती है, यानी कि वहाँ पे नोटिस आ जाता है, तो जवाब देना भारी हो जाता है जी। अब सर सतीश जी तो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, लेकिन उनका सवाल हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। सतीश जी का सवाल है कि मैं देखिए आईटीआर फाइल करने के दायरे में नहीं आता हूँ, यानी जो लिमिट है वो उनका वो कहना था, लेकिन फिर भी अगर मैं आईटीआर फाइल करता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? हालांकि इसका आप जवाब आपने दिया है, तो मैं और एडिशनल जवाब दे दीजिए। एडिशनल जवाब देता हूँ मैं। देखिए, जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो एक शब्द है कॉन्टिन्यूटी, यानी कि पहले आप रिटर्न फाइल करते थे, अभी भी फाइल कर रहे हैं, और चाहे आपकी इनकम इस साल में कम है, देखिए आप तो यही कोशिश करेंगे ना आपकी इनकम तो अगले सालों में भी बढ़ती चली जाए। जब भी आप किसी बड़ी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है मेरे अपने मित्र की कहानी, होम लोन। शादी हो गई,
सब कुछ हुआ। उसने कहा कि चलो अब घर थोड़ा बड़ा लेते हैं। उन्होंने बैंक के अंदर लोन के लिए अप्लाई कर दिया। अब बैंक क्या बोलता है कि मुझे कम से कम 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए और 3 रिटर्न के अंदर 1 साल का गैप होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही बार में तीनों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोशिश करते हैं, तो गैप नहीं होता उसके अंदर, तो वहाँ पर उनकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाती है। तो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करने के लिए, पीस ऑफ माइंड हासिल करने के लिए, आने वाले समय के अंदर ना जाने कब किस बात की जरूरत पड़ जाए। अब आप भारत के नागरिक हैं तो आपके पास प्रूफ तो होना चाहिए ना। तो आपके पास पैन कार्ड है जो कि एक्टिव पैन कार्ड है। मान लीजिए जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना, एक और बड़ा फायदा होता है, कई बार ऐसा देखने में आया होता है कि आपके नाम पर आपके पिताजी ने या आपके किसी जानकार ने एफडी करा रखी है जो आपके नाम पर ही है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी है, उसके ऊपर टीडीएस भी कटा हुआ है, जिसका कि आप रिफंड ले सकते थे। अब रिटर्न ना फाइल करने की वजह से हमने कहा ठीक है, थोड़ी बहुत तो सैलरी है मेरी 40,000 महीने की, तो क्या करना है, लेकिन वो जो एफडी के ऊपर टीडीएस कट गया, रिफंड नहीं मिला। तो कई बार तो ऐसा हो गया कि अगर हमने वहाँ पैन नंबर ना दे रखा हो तो टीडीएस बहुत ज़्यादा कट जाता है, अप टू 20% भी कट जाता है जी। और एक ना डिसिप्लिन बना रहता है। सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन क्या है कि इसी बहाने साल में एक बार आप अपना पोर्टल लॉगिन करके देखते तो हो। और सबसे बड़ी बात, आजकल क्या हो गया है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, कोई पता नहीं लगता जी। आजकल कोई हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड लेके ना हमारे नाम से ही कंपनियां बना के जाने कितने लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन करके बैठा हुआ है। जब हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, इसी बहाने से ही पोर्टल देखते हैं, हम कहते हैं अरे ये किसकी इनकम है। ये तो कई रिपोर्ट्स हम लोगों ने की है सिंह साहब, जिसमें यूपी का एक मामला था जिसमें कहा गया था कि हजारों करोड़ रुपए का उसमें ट्रांजैक्शंस दिखाया गया और उसको भारी भरकम नोटिस भेजा गया। उसके बाद पता चला कि वो आदमी तो किसान है, ठेले पर रेहड़ी वाला काम करता है, वो सब्जी बेचता है, उस पर आ गया है 100 करोड़ का जुर्माना। देख लीजिए और कुछ सुनवाई भी नहीं है। कैसे आप साबित करोगे कि ये मैं नहीं हूं? हाँ, अगर आपने खुद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो आप बोल सकते हो कि मेरी इनकम होती तो मैं दिखाता ना, मेरी है नहीं, तो वहां पर एक साबित करने का एक कानूनी पचड़ों से बचने का भी एक आसान तरीका आईटीआर फाइलिंग करना ही चाहिए। भारत में है तो भारत के कानून के हिसाब से चलना ही है। जी। जीत जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, उनका सवाल है कि अगर समय पर मैंने आईटीआर नहीं भरा, फाइल नहीं किया, तो मुझे कितना जुर्माना देना पड़ सकता है? देखिए, 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है, पर देना क्यों है, सोचना ही क्यों है। 5,000 रुपये बचाओ, 1,000 रुपये बचाओ और समय पर काम करो। आज तो फिर भी समय है। जी। अब सर आगे बढ़ते हैं। आईटीआर भरने के लिए सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये भी एक एडिशनल जानकारी आप दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न ऊपर अपलोड करते हैं, जमा कराते हैं, तो साथ में तो कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच होके नहीं जाता। पुराने ज़माने के अंदर फॉर्म 16 अटैच होता था, बैंकों से टीडीएस सर्टिफिकेट लाके अटैच करते थे, ना जाने कहाँ स्टेपल से अटैच करके मयूर भवन में जमा कराया करते थे। बड़े पुराने ज़माने की बातें कर रहा हूँ। जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तो एक बात तो क्लियर हो गई कि साथ में तो जमा कुछ नहीं होता, हमें फॉर्म में भरना होता है। यानी कि आपको अपनी गणना करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, बस वो डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसा कि फॉर्म 16 आपको चाहिए ताकि आप उसका मिलान कर सकें जो आपके हाथ में है और जो 26 ईयर्स आपकी साइड पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, बैंक की स्टेटमेंट, पता लगे बैंक के अंदर आपका LIC से कोई मैच्योरिटी होके कोई कम्यूटेड पेंशन आ गई है, कोई प्लान ले रखा था, कोई म्यूचुअल फंड आपके मैच्योर होके इस साल में आ गए हैं, तो बैंक स्टेटमेंट की एक एक एंट्री का जब आप अध्ययन करते हो ना, तो आपको पता लगता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितनी मेरी इनकम थी। जी। उसी तरीके से अब आप बाकी कोई और इनकम से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे आपने प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है तो रेंट एग्रीमेंट आपके पास होगा, तो उसकी गणना कर सको कि कितना रेंट आपके पास आ रहा है। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है। हाँ, आप उदार हो, अच्छे हो और आप डोनेशन भी करते हो तो डोनेशन की रिसीप्ट, क्योंकि उसकी डिडक्शन भी मिल जाती है। और अगर आपने ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप ओल्ड रजीम के तहत उसकी डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो, तो उसके लिए वो डॉक्यूमेंट चाहिए। बैंकों से लोन ले रखा है कोई आपने, तो अगर लोन ले रखा है तो वो जो लोन स्टेटमेंट के अंदर इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से इंटरेस्ट की डिडक्शन लेने के लिए वो लोन की स्टेटमेंट हमें चाहिए होगी रिटर्न फाइल करने के लिए। जी। अब सर, आपने ओल्ड टैक्स रिजीम शब्द का इस्तेमाल किया, आपसे समझना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स को भी समझाइए सर कि ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम, ये पूरा मामला है क्या, उसके बाद किनके लिए बेहतर है ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनना सर और न्यू टैक्स रिजीम को चुनना? छोड़ो कल की बातें,
कल की बात पुरानी। ओल्ड टैक्स रिजीम को हटाने के लिए ही नई टैक्स रिजीम को लाया गया था, ताकि नई टैक्स रिजीम के द्वारा धीरे धीरे इसका मिलान कर सके इनकम टैक्स फाइनेंस बिल 2025 के साथ में। ओके। तो ये एक सोची समझी प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है। तो उन्होंने क्या किया कि सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं वो ओल्ड टैक्स रिजीम में ख़त्म करने शुरू कर दिए, नई टैक्स रिजीम जो थे वहाँ रहने दिए, और नई टैक्स रिजीम के अंदर क्योंकि यहाँ से उठा के सीधा 12 लाख तक एग्जाम कर दिया, टैक्स के रेट में फ़र्क डाल दिया। तो अब मैं आपको क्या बोलूँगा, ज़्यादा चिंता वाली बात ही नहीं है भाई, हमारे लिए तो मैथमेटिक्स है। आप देखो लेफ्ट साइड पे क्या है, ओल्ड टैक्स रिजीम, राइट पे क्या है, न्यू टैक्स रिजीम। पहले आप अपनी सारी इनकम जो है भर दीजिए, उसके बाद आप कैलकुलेट पे बटन दबाइए, तो देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम का बटन चुनने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद कितना टैक्स आता है फाइनल। फिर आप न्यू रिजीम के बिंदु पे टिक कर दीजिए, फिर कैलकुलेट पे दबाइए। तो अगर आपका न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कम टैक्स आ रहा है तो नेचुरल सी बात है आप न्यू टैक्स रिजीम में करना चाहेंगे, क्योंकि ना थोड़ी बारीकियां हैं, या तो बारीकियों में पड़ जाओ या फाइनल अमाउंट देख लो। बारीकी बताता हूँ जी, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाती हो ना, तो आपको हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपने इंटरेस्ट पे किया है उसकी डिडक्शन मिल जाती है, न्यू में नहीं मिलती। ओल्ड के अंदर आपने जो LIC का PPF का प्रीमियम पे किया है उसकी डिडक्शन मिल जाती है, न्यू में नहीं मिलती। लेकिन आप जब कैलकुलेट करते हो दोनों को भर दो, बटन दबा के देखो। लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर ऊपरी सीमा 12 लाख रुपए तक की है, जहां पर टैक्स नहीं लगता है। पुरानी के अंदर टैक्स स्लैब का फ़र्क है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आप ओल्ड में चल रहे थे, ओल्ड में चल रहे हो, तो ओल्ड में चलते जा रहे हो, लेकिन जिस दिन आपने पहली बार न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से रिटर्न फाइल कर दी ना, तो फिर अगले साल फिर ओल्ड में नहीं जा सकते। ओके, वन टाइम स्विच है सर। वन टाइम स्विच है, तो वन टाइम स्विच। और मैंने देखा है मेरे 99% लोग जो हैं, जो मेरे साथ सलाह करते हुए रिटर्न फाइल कराते हैं, सभी न्यू टैक्स रिजीम में करा रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स है जी। नहीं सर, इसके साथ एक रिपोर्ट भी थी, मीडिया रिपोर्ट्स थी, तमाम वेब कॉपीज हम लोग भी देख रहे थे। मोर देन 73 और 75% लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम को चुना है। बिल्कुल ठीक चुना है जी। बिल्कुल अब सही कह रहे हैं। समस्या ये आ रही है सर कि लोग कुछ पछतावा जैसा फील कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि मैंने न्यू टैक्स रिजीम तो चुन ली, लेकिन पहले क्या था, कुछ डिडक्शंस थे या रिम्बर्समेंट्स थे, या मान लीजिए ड्राइवर की सैलरी वाला पार्ट था, उसको दिखाकर हम लोग छूट जो है वो क्लेम कर लेते थे। अब वो न्यू टैक्स रिजीम में वो कर नहीं पा रहे, अब उनको लग रहा है कि मैं फंस गया। उनको क्या सलाह होगी सर, और ये पूरा मामला क्या है, इसको भी समझाइए। दोनों हाथों में लड्डू क्यों लेने हैं, लड्डू तो एक ही हाथ में रहेंगे। मतलब क्या हुआ कहने का कि पछतावे वाली कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ एक केसेस के अंदर जहाँ पर थोड़ा मार्जिनल फ़र्क है, तो वहाँ पर उनको ये लग रहा है, और जिन लोगों ने ऐसा कर दिया तो मुझे बड़ा क्लियर पता है कि उन्होंने ना बटन दबा के कैलकुलेट करके उस समय देखा नहीं था, क्योंकि कैलकुलेशन तो हर समय अवेलेबल है ना। उस समय भी तो इनको ओल्ड रिजीम के अंदर कम टैक्स पड़ रहा था, न्यू में ज़्यादा पड़ रहा था, तो फिर न्यू में क्यों फाइल कर दी, उस समय देखना चाहिए था ना। कोई बात नहीं। ओवरऑल देखा जाए तो जो आपने खोया है वो बहुत कम खोया है, और जो पा रहे हैं वो बहुत अधिक पा रहे हैं। तो अभी करके देख लो, कोई बात नहीं, अभी करके देख लो। जिस भी आप सॉफ्टवेयर के ऊपर, फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ना आप तो साइट के ऊपर, तो वहाँ जाकर आप डालकर देखो। जिन सालों की रिटर्न फाइल भी कर चुके हो, तो करना क्या है, इतनी सैलरी, इतनी डिडक्शन, इतना वो, ओल्ड टैक्स रिजीम कितना आया, इस पे कितना आया, दोनों को आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम बहुत सारे केसेस के अंदर ही लाभदायक नजर आएगी, कम से कम आज की तारीख में। लेकिन अगर आप मेरे से 2 साल पहले बात करते जी, तब ये सवाल वैलिड था, या तो ये सवाल 2 साल पुराना है आज की डेट के अंदर, तो ये सवाल तोल मोल का है, जहां पर कम पड़ रहा है आपका। अब सर प्रशांत जी का एक सवाल है, उनका सवाल भी बड़ा रोचक है। कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इसी फाइनेंशियल ईयर में मैंने जॉब स्विच कर ली, तो मेरे लिए कौन सा रिजीम बेटर होगा। ठीक है, देखिए आपके लिए, देखिए ओवरऑल जो डिडक्शन मिलनी है वो तो दोनों सैलरीज को मिलाकर मिलनी है। होता क्या है, जब कोई स्विच करता है ना, तो पहले वाले एम्प्लॉयर वाला भी उसको पूरी डिडक्शन दे चुका होता है, और जब वो नया वाला एम्प्लॉयर होता है उसको हम पुरानी सैलरी के बारे में बताते नहीं है, तो वो पूरी की पूरी डिडक्शन क्लेम कर चुका होता है। तो फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसको अपनी इनकम टैक्स की टाइम की उसको पूरा टैक्स जमा कराना पड़ता है।
तो आपके लिए भी जवाब सीधा और साधारण है। अगर आपने जॉब स्विच की है उसके बावजूद भी आप ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों के अंदर कैलकुलेट करके देखो ना, फाइनल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है। मेरा ये मानना है कि न्यू रिजीम में कम आएगी, तो जिसमें कम आएगी वो फाइल करेंगे आप। जी। अब सर एक जेनजी सवाल है, लोग पूछ रहे हैं आपसे कि मान लीजिए सर मैं ITR फाइल करना चाहूँ स्वयं से, तो क्या करने की सलाह होगी? क्या मुझे कुछ पढ़ना सिखाना होगा कि मुझे किसी कंसल्टेंट को या किसी एक्सपर्ट को पकड़ लेना चाहिए? तो बेसिकली उनका सवाल है कि ITR कैसे भरें सर? बहुत आसान है जी, बहुत ही आसान है। आपको कम से कम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आजकल तो जेनजी क्या करता है, सीधा YouTube खोलता है और वो लिखता है हाउ टू फाइल ITR और या चैट जीपीटी सर? चैट जीपीटी में भी आ रहा है किस तरह से फाइल करें। और वहाँ पर हाँ देखो, कंसल्टेंट के पास आज की डेट में रिटर्न फाइल करने के लिए कौन जा रहा है? जिनको लगता है कि मुझे ना ये भी नहीं पढ़ना। क्योंकि क्या होता है कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाते हो तो आपको दिखाई देता है ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 करते 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 ITR 7 तक है जी। तो वो कहते हैं कौन सा बटन दबाऊं? Exactly, 1 दबाऊं कि 2 दबाऊं कि 3 दबाऊं कि 4 दबाऊं? हालांकि आप थोड़ा सा अंदर जाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि डिफरेंस बड़ा सिंपल तरीके से सुलझाया गया है कि मान लीजिए आप बिजनेस नहीं करते हैं, आपकी इनकम 50 लाख से कम है, आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस नहीं है, आपको कैपिटल गेन नहीं है, मतलब सिंपल ज़िंदगी चल रही है, तो आपने ITR 1 पे क्लिक करना है और उस जानकारी को भरते चले जाना है और उसके अंदर ना प्री फिल का ऑप्शन भी आ रहा है आजकल। तो ओके पैन नंबर डालिए, प्री फिल पे क्लिक कीजिए, वो अपने आप 26AS से इन्फॉर्मेशन निकाल के पहले ही भर देगा उसको और फिर बाकी आप अपनी जानकारी देते चले जाइए। तो मेरा ये मानना है कि आप incometaxindia.gov.in की साइट पर जाएं, अपना पैन नंबर एज ए यूज़र ID और अपना पासवर्ड एंटर करें और अपनी ITR 1 तो अपने आप से ही फाइल कर सकते हैं। जी। अब सिंह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की, तो आपका बहुत शुक्रिया सर। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV9 डिजिटल।